हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी लेक्चर 3 से। ये जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स करे। जो हमारा पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी था। उसमें हमने सेल के बारे में जाना, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेल डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ा, सेल के शेप साइज के बारे में जाना हमने। तो ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी। दूसरा जो लेक्चर हमने लिया उसके बाद उसमें हमने किस किस बारे में जाना, उसके अंदर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जाना। ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेल बायोलॉजी में, जिसमें हम बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, मतलब एक ही नाम है, नाम अलग अलग है, एक ही चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था ये सबसे पहले नगेली और क्रैमर ने दिया था। प्लाज्मा लेमा इसको J.K. प्लाउ ने कहा था, J.Q. प्लाउ ने। ठीक है, इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको नाम रखा अपनी इन्वेस्टिगेशन के जैसे जैसे इन्होंने स्टडी करी, इसमें इन्हें जो चीज़ समझ में उस हिसाब से इन्होंने नाम रखा। तो अलग अलग नाम से हम जानते हैं। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, ये कुछ नहीं, सिंपल एक सेल होती है कि देखिए, आउटर मोस्ट एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल को कवर करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, जो प्रोटेक्ट करती है सेल ऑर्गेनल्स को, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये नेटवर्क होता है लिपिड्स और प्रोटीन का, जो फॉर्म करता है बाउंड्री बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर के अंदर हम रहते हैं ना, तो हमारा घर हमें बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी सेम यही काम करती है। ये एक थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल और लिविंग बाउंड्री होती है ना, एक पतली सी स्ट्रक्चर होती है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। तो एक पतली सी स्ट्रक्चर होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, फ्लूइडी नेचर होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर जा सके। तो क्या होता है, इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर बाहर नहीं कर सकते, सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ही अंदर बाहर जा सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल कहा गया है। और एक लिविंग बाउंड्री है, सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करके रखती है और सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई। ठीक है, अलग अलग स्टडीज़ आई जिसमें अलग अलग मॉडल दिए गए। सबसे पहली जो डिस्कवरी थी, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है सैंडविच या फिर ट्राइलैमिलर मॉडल। ये 1935 में डेवसन और डेनिली ने एक मॉडल दिया। इनके हिसाब से जो इन्होंने स्टडी करी, उनसे इन्होंने ये दिखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, जो बाहर की लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, और जो अंदर की लेयर होती है वो लिपिड की होती है। इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको सैंडविच बोला गया। क्यों? क्योंकि 2 ब्रेड हो गए बाहर के प्रोटीन, और अंदर का जो आलू वाला पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा लिपिड। ठीक है, जो लिपिड लेयर होती है। तो अब इन्होंने ये भी बताया कि जो लिपिड होती है वो बाईमोलिकुलर लेयर होती है ना, 2 लिपिड लेयर एक दूसरे से जुड़ी होती है। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, 2 फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। आगे हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इन्होंने ये तो बता दिया, इन्होंने ये भी बताया कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक से क्या मतलब है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये एम्फीपैथिक होता है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। जो 2 पार्ट होते हैं, इसमें से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ना, और जो नीचे की जो टेल्स होती हैं, जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है पता है?
देखिए हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है दोस्ती, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो सके, है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग कर सके, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? जिनको वाटर से कोई दोस्ती नहीं होती, वो उससे इंट्रैक्शन नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग किसी भी तरीके की बॉन्डिंग नहीं करते, है ना, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो इन्होंने बताया कि ये जो बाइलिपिड लेयर है, बाइफॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरी है हाइड्रोफोबिक टेल। ये स्ट्रक्चर होती है। ये बाहर की जो मॉलिक्यूल दिख रही है, ये प्रोटीन की लेयर है, इसकी साइज उन्होंने 20 आर्मस्ट्रॉन्ग बताई। और ये जो बीच की लेयर है, ये है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, जिसके अंदर पोलर हेड है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये मॉडल आ गया। अब इसके बाद दूसरा जो मॉडल आया वो आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये किसने दिया था? ये रॉबर्टसन ने 1959 में मॉडल दिया था। इन्होंने बोला कि जो सेल्यूलर और ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है और जो अंदर की जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होती है, लेकिन केमिकल और साइज जो होता है उनका डिफर करता है। जो मेम्ब्रेन होती है वो एक ही काम करती है इनके हिसाब से, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था इसके हिसाब से। बट हुआ क्या, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसका रीज़न ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये इसको नहीं डिफाइन कर पाया। उसी दौरान क्या हुआ कि 1950s के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, अब चांसेस ज़्यादा थे कि अच्छे से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी दे देता है स्क्रीन के ऊपर। उसके कुछ सालों बाद, कुछ नहीं कई सालों बाद, 1950s की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, 1972 में दो साइंटिस्ट थे, एक थे सिंगर और एक थे निकोलसन। इन्होंने अपना मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करा गया और आज भी हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसने बताया कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, इन्होंने कहा कि जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोज़ेक पैटर्न में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, एक एग्जांपल देख लूँ, हो गई है ना, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में कहीं 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 मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, इन्होंने ये कहा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा, इस तरीके से प्रेजेंट है कि इसको एक फ्लूइडी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक फ्लूइड नेचर देते हैं, है ना, थोड़ा सा फ्लूइड नेचर देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझ में आया? अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसने बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें मोज़ेक होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं मोज़ेक पैटर्न में होते हैं, है ना, कंपोनेंट्स का मोज़ेक होता है, पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड कैरेक्टर देते हैं। अब जो प्रोपोर्शन होता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का, वो सब में अलग अलग होता है, वो वेरी करता है हर सेल मेम्ब्रेन में। सेल टू सेल जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। आपने देखा होगा नर्व सेल और आरबीसीज, इनका स्ट्रक्चर कितना डिफर करता है ना, कहाँ नर्व सेल ब्रांच जैसी दिखती हैं, कहाँ ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे उनमें क्या होता है कि जो ये कंटेंट होते हैं प्रोटीन के, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। एग्जांपल ले लो, माइलिन के अंदर 18% प्रोटीन होता है, 76% लिपिड होता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 76% प्रोटीन होता है और 24% लिपिड होता है। आगे चले, ये हमने किसकी बात करी थी? ये हमने बात करी थी हमारा जो सैंडविच मॉडल था, ठीक है, किसने दिया था? डेफसन और डेनिली ने 1935 में। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जाने से पहले मैं आपको ये बात कर लूँ, जो हमने सैंडविच मॉडल में पढ़ा कि एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, किसकी? हमारा जो मतलब जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होती है उसकी। होता क्या है ये देखिए, फॉस्फेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, है ना, तो इसलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। हमने जो लिपिड वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में भी, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था
है ना। जिसने लेक्चर नहीं देखा मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोगों को जब टाइम मिले आप देख लेना, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जितना अच्छे से हम सेल समझ पाएंगे उतना ही अच्छे से हम बाकी चीज़ें भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर एक फॉस्फेट होता है ग्रुप, वो किससे अटैच होता है, ग्लिसरॉल लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच होता है, साथ में मिला के हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। ये इसका करेक्टर कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए ये बॉन्डिंग करता है ना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है मॉलिक्यूल्स के साथ में, आयनिक बॉन्ड बना सकता है। दूसरी तरफ फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। ये हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है, दो टेल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अभी जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के भी बने हो सकते हैं, नॉन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के भी बने होते हैं। हमने फैटी एसिड के जब लिपिड का वाला लेक्चर पढ़ा था तो हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, ठीक है। तो क्या होते हैं वो आप देख लेना। इसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, वो कहते हैं जो जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यहाँ पे ये जो फैटी एसिड टेल है ये हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दे रही है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को। अब हम आगे चलते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेलिक मॉडल। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये मैंने रफ से स्ट्रक्चर बनाया है समझने के लिए, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमने बात करी, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होते हैं प्रोटीन्स और तीसरे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये किससे मिलकर बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि फॉस्फोटिडाइल, सीरीन फॉस्फोटिडाइल, कोलिन, पी इथेनॉल एमाइन, है ना। फॉस्फोटिडाइल कोलिन को हम लेसिथिन कहते हैं, पैरा इथेनॉल अमाइन को हम सिफेलिन कहते हैं। तो इन सब अलग अलग फॉस्फोलिपिड से मिलकर ये मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो फॉर्म होती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल क्यों होती है ना। ये टेल क्या करती है, नॉन पोलर होती है, ये किसी के साथ बाइंडिंग नहीं करती। इसका रीज़न क्या होता है, एक्चुअली ये प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, उसको डिसॉल्व नहीं होने देती। अगर सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी तो प्रोटेक्ट कौन करेगा, सेल को, है ना। आउटर मेम्ब्रेन तो खत्म हो जाएगी। तो ये क्या करती है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का, इसमें ज़्यादातर फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। हमने बात करी थी अभी स्ट्रक्चर जब मैंने दिखाया था। अब जी जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है ये क्या करती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अभी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसका करेक्टर जो होता है, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो चेन जो टेल होती है, ये इनका करेक्टर कैसा होता है, लिक्विड करेक्टर होता है, इसीलिए फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो फ्लूइड नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वाजी फ्लूइड। पूरा फ्लूइड ही नहीं होती, पूरी फ्लूइड नेचर नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्वाजी आधा अधूरा फ्लूइड नेचर होता है। इसकी हेल्प से क्या होता है, जब ये जो फ्लूइडी नेचर होता है इसकी हेल्प से सेल ग्रोथ करने में हेल्प करता है ये, है ना। सेल ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होता है, जो इंटरसेल्युलर सेल जंक्शन होता है, बाहर से अंदर जो सेल का जो जंक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो ये जो नेचर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तीसरा हम बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिजिड नेचर का होता है, हल्का रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड से। तो ये मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है ना। ये भी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। एक तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर देता है टेल का, दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी देता है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन को कौन देगा ये स्टेबिलिटी वाला कैरेक्टर, तो उनके अंदर वो हैपेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। जो हैपेनॉइड्स होते हैं वो ये कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स को देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार रुक जाइए, ये देखिए
हमने भी बात करी थी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 स्ट्रक्चर होती है। एक तो फॉस्फोलिपिड होती है, दूसरी प्रोटीन होती है, तीसरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, जिसमें ओलिगोसैकेराइड होते हैं। जो प्रोटीन होती है इसमें 2 टाइप के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ईज के मतलब है ना, ईजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके उसके लिए। तो एक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं ये टाइटली फॉस्फोलिपिड से बाइंड होते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइटली फॉस्फोलिपिड की लेयर से बाइंड होते हैं, कई बार उसके अंदर भी होते हैं, कई बार पार्शियली अंदर होते हैं। तो इस बेसिस पे इंट्रिंसिक प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। एक तो होते हैं जो पार्शियली बरीड होते हैं, पूरी तरीके से उसके अंदर प्लाज्मा वो फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर नहीं होते, उनको हम पार्शियली बरीड कहते हैं। दूसरे होते हैं टोटली बरीड। टोटली बरीड जो होते हैं जो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, है ना, इजीली हम इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो कुछ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये क्या, जो ये वाले प्रोटीन जो टोटली बरीड प्रोटीन होते हैं इनको हम टनल प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। इजीली वाटर को मूव कराना, है ना, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, इसमें हेल्प करते हैं ये बहुत ज़्यादा। दूसरे टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम स्पेक्ट्रिन कहते हैं, ये हेलिकल शेप, यहाँ पे हेलिकल शेप के स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी होते हैं आउटर सरफेस, मतलब है ना सरफेस पे। तो ये क्या करते हैं, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसका पार्ट बनाते हैं, है ना, उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेल के जो साइटोस्केलेटन होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसका पार्ट होते हैं कौन से प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, सेल की जो पेरीफेरी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक और बार बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने 3 लेयर की बात करी। एक होती है फॉस्फोलिपिड, दूसरी होती है प्रोटीन, तीसरी होती है ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसके बारे में हमने बात करी, मतलब है ना, इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दोनों होता है, तो है ना। दूसरा क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में हमने बात करी 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पार्शियली बरीड, दूसरे होते हैं टोटली बरीड। जो टोटली बरीड होते हैं इनको हम टनल या चैनल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, वाटर मूवमेंट के लिए, सॉल्यूट्स मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसके जो कि पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्पेशल मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। नहीं रुकिए, हाँ, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर भी पढ़ा है, उसमें हमने सैकेराइड्स की बात करी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड जिनके अंदर सिंगल मोनोमर यूनिट होती है, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड जो 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं, और 2 से 10 यूनिट से मिलकर बनते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और जो इनसे ज़्यादा यूनिट से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइको वाला पार्ट होता है वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं आउटर सरफेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो जो सेल होती है उसके बाहर मिलते हैं, अंदर की तरफ, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटरसेलुलर वाला पार्ट होता है इसमें नहीं मिलते, याद रखना है। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो बाहर मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, तो सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। अब सेल को पहचानते कैसे हैं, है ना, अब सेल को पहचानते कैसे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूँगी, ठीक है। मान लीजिए सेल के बाहर रिसेप्टर्स हैं, कुछ तो होगा कि सेल को पहचानने। एग्जांपल हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का एग्जांपल बता रही हूँ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही जो मान लीजिए जो एग होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो स्पर्म सेल होता है वो आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और फ्यूज़न होता है। सारे सेल्स पे तो जाके फ्यूज़ नहीं करता, तो सेल को रिकॉग्नाइज करके ही तो आ रहा है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ब्लड एंटीजन, ठीक है, ब्लड एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसको हम ABO ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब A एंटीजन A एंटीबॉडी से मिलता है, ठीक है, तभी एग्लूटिनेशन होता है ना। तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, जब A एंटीजन B एंटीबॉडी से मिलेगा तो वो उससे बाइंड ही नहीं करेगा, तो एग्लूटिनेशन होगा ही नहीं, है ना। तो अपने सेल को वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है किसी न किसी चीज़ की वजह से, तो मतलब सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये इसकी
एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ओलिगोसैकेराइड्स का, जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। याद रखना ये बात। इतना समझ में आया? अब जब आप ये देखेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर है। फॉस्फोलिपिड लेयर है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये हाइड्रोफोबिक, ये जो बीच की ये टेल्स दिख रही है, ये सारी टेल्स है, इस तरीके से अरेंज है। कार्बोहाइड्रेट भी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन चैनल भी है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, टनल प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन चैनल भी है जो अंदर बाहर सामान को आने जाने देगा। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, है ना। अल्फा हेलिक्स ये प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक टेल, ये फॉस्फोलिपिड। अब आप ये देख रहे होंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है आ जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें डालिए, जब मैं पढ़ूंगी तो मैं उसको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो मैं चाहूँ तो उसको शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें ये वाला जो टॉपिक है, एनिमल सेल की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन बोले, 250 मार्क्स तक का कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप इजीली उसको पॉइंट्स में आंसर कर पाए। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट्स मैंने ज़्यादा नहीं रखे कि आप शॉर्ट पॉइंट्स से के नोट्स बना लें, है ना। 250 वर्ड्स तक के आपके पास नोट्स होने चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख पाएँ। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना, और क्यों होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कई बार आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है ना, जब कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस ट्रैवल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर और एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी एनर्जी मतलब एटीपी मॉलिक्यूल के, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, होता क्या है कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल के अंदर का पार्ट है, ये सेल के ऐसे इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर है, ये बाहर है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, है ना, सोडियम आयन है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई, अंदर तो कम हो गई, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स है, जब हमने डिफ्यूज़न जब हम पढ़ते हैं तो डिफ्यूज़न में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक मिनट, हाँ, एक और बार बताती हूँ। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, कम है कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूज़न के तहत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो गई तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले जाएंगे, है ना। और अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गई कंसंट्रेशन, यहाँ पर कम हो गई, तो मॉलिक्यूल्स इस तरफ चले जाएंगे, ये होता है डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे एनर्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, एक हो गया तरीका डिफ्यूज़न। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, दूसरा होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूज़न में हमने बात करी मॉलिक्यूल सॉल्यूट्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ऑस्मोसिस में जब यही काम, है ना, जब वाटर मूव करता है ना, जब वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तीसरा भी तरीका होता है, वो होता है फिल्ट्रेशन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाने हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर नहीं जाना, उसको सेल मेम्ब्रेन रोक लेती है ना, और जिनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको जाना होता है उनको जाने देती है, एक फ़िल्टर मेम्ब्रेन बना देती है। इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय
पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जहाँ पे हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। 3 तरीके से करते हैं हम, एक होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एयर ज़्यादा होती है, जो एल्वियोलाई होती है उसमें जैसे हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है, एल्वियोलाई के अंदर एयर सैक्स जो होते हैं उसके अंदर एयर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगी, है ना, तो एयर जो है वो एल्वियोलाई से लंग कैपिलरीज की तरफ मूव कर जाती है। तो ये एग्जांपल हो गया डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस दूसरा होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस में ब्लड का एग्जाम्पल होता है, जैसे ब्लड है अपनी कंसनट्रेशन मेंटेन करके रखता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक की बात हम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो आप नीचे मैसेज कर देना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगी इसके बारे में। फिल्ट्रेशन की बात, जो फिल्ट्रेशन, कैपिलरी मेम्ब्रेन्स कई बार फिल्टर पेपर की तरह एक्ट करती है, जो कुछ ही फ्लूइड को बॉडी के सेल के अंदर जाने देती है और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको बाहर रखती है, इसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये हमने बात करी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपली जहाँ पर हमारा क्या यूज़ हो रहा है, जहाँ पर मतलब कई बार क्या होता है, जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन कई बार लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना पड़ता है ना, तो अगेंस्ट काम करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है तो यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है जिस प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल, सोडियम आयन पंप और पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम आयन पंप जो होते हैं इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्या होता है, यहाँ ये हमने बात करी, यहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है। अगर सब्सटेंस मूव करते हैं सेल में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जो कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की इनसाइड द सेल वो ज़्यादा होती है, और मतलब है ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करते हैं, वो आपको इसलिए समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स में भी कई बार क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट टाइप का बना देते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है ना, ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसके तहत भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर बाहर करते रहते हैं। एंडोसाइटोसिस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंडोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है कि 3 तरीके से एंडोसाइटोसिस होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर बाहर करते हैं। एक होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, तीसरा होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, ये एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है। इस फिनोमिनन के थ्रू क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो कुछ सेल के पार्ट्स होते हैं या पूरा सेल जो होता है वो क्या करता है, वो सेल के अंदर एंटर करता है, तो अलग अलग तरीके से। फैगोसाइटोसिस हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है ना, तो इम्यूनोलॉजी में हमने बात करी थी फैगोसाइटोसिस, कैसे पैथोजन जो होता है वो मैक्रोफेज उसको एंगल्फ कर लेता है थ्रू फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। कैसे, ये देखिए लार्ज पार्टिकल है ना, लार्ज पार्टिकल है, इसमें क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसका फ्लूइड कैरेक्टर होता है, अपना शेप चेंज कर सकता है ना, तो इसने क्या करा, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया और एक वैक्यूल फॉर्म करके इस लार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया, अंदर ले लिया। अभी ये वैक्यूल टूट जाएगा और ये जो पार्टिकल है वो सेल यूटिलाइज कर लेगा। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो पिनोसाइटोसिस होता है इसमें जो फ्लूइड होता है बाहर का, है ना, जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो एक इस तरीके से अंदर आ जाता है, वेसिकल फॉर्म करता है, अंदर आके वेसिकल टूट जाती है और जो भी मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तीसरा होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अब रिसेप्टर्स पे आके जो भी मॉलिक्यूल जिनके पास सेम रिसेप्टर होंगे वो आके इनसे बाइंड कर जाएंगे, है ना, इनसे बाइंड कर जाएंगे और फिर से एक कोटेड वेसिकल बन जाएगा, और ये वेसिकल क्या करेगा, अंदर जाके टूट जाएगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे और यूटिलाइज हो जाएंगे। अब रिसेप्टर का एक नुकसान भी होता है, क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ना जो वायरसेस होते हैं उसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो वायरस क्या करते हैं, इन सेल के रिसेप्टर्स को ढूंढते हैं, उन सेल से बाइंड करते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बनाते हैं, सेल को बर्स्ट करते हैं और हमें इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। एक ये भी होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
जब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, देखिए अभी हमने दो चीज़ की बात करी, एक हमने बात करी तीन चीज़ों की, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस होता है इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल ईटिंग भी कहते हैं। दूसरा ये जो पिनोसाइटोसिस होता है इसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, क्योंकि पानी होता है, ये खाना टाइप का हो गया, ये पानी टाइप का हो गया। अब तीसरा आता है एक्सोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर वो क्या करते हैं, तो सेल क्या करती है उसको वेसिकल में बंद करती है और बाहर जाके वॉमिट कर देती है, फेंक देती है। इसको हम एक्सोसाइटोसिस, इमियोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सपेल कर देती है मटेरियल, जो भी फ्लूइड मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एक वेसिकल बनती है, वेसिकल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करती है, फिर वो जाके खुल जाती है और एक मिनट, और इस तरीके से जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर चला जाता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हमने बात करी। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से डिटेल में पढ़ा तो होपफुली आपको समझ में आएगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है, मतलब सेपरेट करती है ऑर्गेनेल्स को बाहर के एनवायरनमेंट से, है ना। स्कैफोल्डिंग करती है, सेल को एक शेप देती है। बैरियर होती है, बाहर की चीज़ों को बाहर ही रखती है अंदर की चीज़ों से। गेट कीपर होती है, कुछ ही लोगों को अंदर आने देती है, सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देती, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो गेट कीपर का काम करती है, बैरियर होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है, मॉनिटर करती है आउटसाइड सिग्नल्स को। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे तो वो सिग्नल करते हैं दूसरे प्रोटीन्स को सेल के अंदर, है ना। तो मॉनिटर करती है बाहर के सिग्नल्स को, एनर्जी ट्रांसडक्शन करती है, ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है। तो होपफुली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जितनी नॉलेज बढ़ाएंगे उतनी आपको सबको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने करियर अचीवर चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर लिपिड का लेक्चर जो है वो भी मैं डाल दूँगी, है ना, और कार्बोहाइड्रेट का अगर लेक्चर चाहिए तो उसकी भी लिंक में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। वो लेक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस का ही पार्ट है, तो देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।